संसद के मॉनसून सत्र का 9वां दिन है आज। सत्र में बजट पेश किया गया, जिसमें पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार देखी गई। जाति एक दिन पहले गरमाया रहा ये मुद्दा और आज लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों की सेफ्टी पर बात की। इस पर विपक्ष ने ताजा हादसों पर सवाल पूछा और जोरदार हंगामा किया। रेल मंत्री ने कहा कि जो लोग यहां पर चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 58 सालों में वो 1 किलोमीटर दूर भी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी कि एटीपी क्यों नहीं लगा पाए। आज वो सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं, ये अश्विनी वैष्णव की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो वो दुर्घटनाओं की संख्या बताती थी कि 0.24 से घट करके 0.19 हो गई। ये लोग सदन में ताली बजाते थे और आज जब ये 0.19 से घट करके 0.3 हो गई है तो वो इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या ये देश ऐसे ही चलेगा? अश्विनी वैष्णव का ये स्टेटमेंट। वैष्णव ने आगे कहा, कांग्रेस सोशल मीडिया की अपनी ट्रोल सेना की मदद से झूठी बातें उठाती है। क्या वो उन 2 करोड़ लोगों के दिलों में डर भरने की कोशिश कर रहे हैं जो हर दिन रेलवे से यात्रा करते हैं? इस दौरान रेल मंत्री ने सदन को बताया कि रेलवे में पिछले 10 साल में 5 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रेलवे में भर्ती की बात करें तो यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 2014 तक रेलवे में सिर्फ 4,11,000 कर्मचारियों की भर्ती हुई, जबकि 2014 से 2024 तक यानी एनडीए के 10 सालों में ये संख्या 5,02,000 हुई। रेलवे भर्ती के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया है। इसे जनवरी 2024 में घोषित कर दिया गया। जो युवा रेलवे में जाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं उनके लिए अब साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। और अभी भी 40,565 वैकेंसीज निकाली गई हैं जिन्हें अभी भरा जाना है। पहले जरा सुनिए संसद के अंदर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा। जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखें, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। और इस खबर पर अदिति नागर के साथ हम विश्लेषण करेंगे। रेल मिनिस्टर आज सदन में बोलते हुए नजर आए। यूपीए के कार्यकाल में सालाना औसत 171 एक्सीडेंट्स होते थे। एनडीए में एक्सीडेंट की जो संख्या है वो 68% की कमी आई। विपक्ष ने 58 साल में एटीपी तक नहीं लगाया। ये तमाम बातें अश्विनी वैष्णव की तरफ से आज सदन में कही गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से तमाम स्टेटमेंट्स सदन के अंदर दिए गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले और अब में बहुत फर्क है। विपक्ष ने 58 साल राज किया लेकिन एक एटीपी नहीं लगा पाए। जो लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनके कार्यकाल में कितने एक्सीडेंट्स होते थे। उन्होंने ममता बनर्जी का भी जिक्र किया जब वो रेल मिनिस्टर थी। उनका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब वो कहती थी कि कुछ % हादसे कम हुए हैं तो लोग यहाँ सदन में तालियां बजाते थे और अब हादसों की जो संख्या है, परसेंटेज है, वो 0.3% हुई। तो यहाँ पर विपक्ष जो है इसे मुद्दा बना रहा है और चिल्ला रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सदन में बोलते नजर आए। उन्होंने रेल को लेकर और रेल से जुड़ी सुरक्षा को लेकर के जो है बातचीत यहाँ पर सदन के अंदर की। और इसी बीच विपक्ष हाल ही में हुए रेल हादसे को मुद्दा बना करके सदन में परोसता हुआ नजर आया। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, जो पूरी प्रोसीडिंग थी मैंने देखी, आपने सुनी और आप तो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से भी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि हमने देखा बालासोर हादसे से लेकर के हाल ही में जो हादसे हुए हैं, इन तमाम हादसों को लेकर के सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले के मुकाबले आज जो है हादसे की दर में कमी आई है। लेकिन विपक्ष अभी इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमने देखा जब एक्सीडेंट्स हुए तब भी ये मुद्दा पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया, पॉलिटिकल मुद्दा बनकर के उभरा और फिर उसे चुनावी मुद्दा भी कहीं ना कहीं बनाया गया। आज उन्होंने एक बात कही कि हम काम करते हैं, रील नहीं बनाते। और आज अश्विनी वैष्णव
क्योंकि मैं लंबे समय से, जैसा आपने कहा, लंबे समय से अश्विनी वैष्णव को चाहे राजस्थान के पर्सपेक्टिव से, चाहे बतौर रेल मिनिस्टर पिछले कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी सरकार के, हमने उनको कवर किया। लेकिन आज हमें हमेशा उनके अंदर एक ब्यूरोक्रेट और एक वर्क ओरिएंटेड, डिलीवर ओरिएंटेड नेता दिखता था। लेकिन ये पहली बार हुआ जब हमने रेल मिनिस्टर को एक पॉलिटिकल नेता बनते हुए देखा, जहां उन्होंने हर एक बात का पॉलिटिकल जवाब दिया, आरोप प्रत्यारोप जो हो रहा है उस पर पूरा कटाक्ष किया। और अब आप देखिए शिखा, आज उन्होंने कई ऐसी बातें कही, उसने साफ दिखाया कि बताया कि रेल क्या कर सकता है, 12 लाख कर्मी क्या कर सकते हैं और क्या करते आए हैं। उनके टेक्नीशियन का जिक्र किया, तमाम बातें कही और विपक्ष द्वारा लगाए हर एक आरोप का जवाब दिया और याद दिलाया कि जब यूपीए 1 या यूपीए 2 था, जब ममता जी इसी सदन में खड़े होकर कहती थी कि अब हम इस जो आपने परसेंटेज अभी कुछ देर पहले कहे कि हम इस परसेंटेज से इस परसेंटेज पे आ गए, और गर्व से बताती थी कि रेल के हादसे कम हुए और उसका कम से कम 50% हमने कम कर दिया है। लेकिन उसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है और वजह है केवल राजनीति। और उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए शिखा ये कहा कि ऐसी राजनीति नहीं चलेगी, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। और आपने देखा कि किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा एक अपने फाइनेंस की बात करती थी, बजट की बात करती थी, उन्होंने पॉलिटिकल भाषण दिया। और रेल मिनिस्टर को आपने पहली बार देखा होगा इतना आक्रामक होते हुए और हर बात पे ये बताया कि आप केवल बरगला रहे हैं, आप डर पैदा कर रहे हैं उन 1200 कर्मियों के लिए, और जो 12 करोड़ लोग जो ट्रैवल करते हैं उनको आप डर पैदा कर रहे हैं अपनी बातों से। और आप एक विपक्ष का काम नहीं कर रहे, आप केवल राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में भी केवल डर फैला रहे हैं। अच्छा अदिति, कवच को लेकर के भी पहले हमने देखा है कि पॉलिटिकल तरीके से खूब बातचीत होती रही है कि कवच कैसे लगेगा, कवच को क्योंकि लगाने का जो बजट है वो भी हाई होना चाहिए, सरकार के पास इतने पैसे होने चाहिए। बजट का मुद्दा हमने देखा ममता बनर्जी भी पहले भी उठाती हुई नजर आई, और ममता बनर्जी का जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि आज ममता बनर्जी का जिक्र सदन में अश्विनी वैष्णव ने किया है। तो क्या बजट में इसको लेकर के जो है आगे सरकार कुछ कर सकती है, इसको लेकर के कोई कवायद इस समय चल रही है क्या? बिल्कुल, देखिए जैसे उन्होंने एटीपी का भी जिक्र किया, आप कवच का भी जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं टू बी प्रिसाइज आई वांट टू कोट हियर कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि सत्ता में रहने के 58 सालों में 1 किलोमीटर दूर भी प्रचलित ट्रेन सुरक्षा यानी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए। आज जो सवाल कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर, आज जो सवाल कर रहे हैं तमाम बातों को लेकर, अब वो सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हैं, जबकि वो अपने 58 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए। और उन्होंने फिर वही जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, वो दुर्घटना की संख्या बताती थी 0.24 से घटकर 0.19, तब वो तालियां बजाती थी सदन के अंदर और कहती थी कि हमने सुरक्षा कितनी बढ़ा दी है, हमने दुर्घटनाओं की परसेंटेज कितना कम कर दिया। वही आज वो 0.19 से घटकर 0.3 हो चुकी है, तब यही विपक्ष सवाल करता है। और जिस कवच का आप जिक्र कर रही है, हर एक बात पर आज अश्विनी वैष्णव ने जवाब देते हुए कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है कि आप रेल जो देश की बैकबोन है, रेल जो गरीब की भी बैकबोन है, लाइफलाइन है इस देश की, उसको आप नीचा दिखा रहे हैं। उनके जो कर्मी जो दिन रात सुबह शाम सालों साल बिना छुट्टी लिए काम करते हैं, आपने उनका अपमान किया है और आप रेल को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रेल एक संस्थान की तरह हो चुकी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। रेल एक रीढ़ की हड्डी की तरह है जो राजनीति से परे होना चाहिए। ये बात अलग है कि देश में सबसे ज्यादा अगर राजनीति हुई है तो वो रेल मंत्रालय और रेल में हुए हादसों पर हुई। जब आप उस सरकार को ये कहते हैं कि ये काम नहीं कर पा रही है, उस सरकार को दुर्घटना का जिम्मेदार बताते हैं, तमाम तरीके की बातें, ये बात अलग है। कहीं ना कहीं रेल से जुड़ी बातें पहले भी, आज से दशकों पहले भी जब रेल हादसे होते आए तो सवाल उठते आए सरकारों पर। और जब अश्विनी वैष्णव ने पिछले 5 साल का कार्यकाल संभाला था तब इस तरह की स्थितियां नहीं आई थी। लेकिन अब आपने देखा एक के बाद हादसे हो रहे हैं। पहले एक जमाना होता था कि इस्तीफा मांग लिया जाता था और कई बार हादसों के चलते रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। लेकिन जब रेल को लेकर ये राजनीति सदन में विपक्ष से शुरू की तो आज अश्विनी वैष्णव ने टोटू हर एक बात पर
कैग का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने एग्जाम्स का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम कैसे 1.5 लाख लोगों को हर भर्ती करें। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी सरकार में हुआ कि हर 3 महीने में एग्जाम हो रहे हैं, हर 3 महीने में जो रेल में आना चाहते हैं उससे एग्जाम हो रहे हैं और भर्ती भी हो रही है, और हमने इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए एग्जाम की अवधि और जल्दी कर दी है। यानी कि जितनी पेंडिंग पोस्ट है उसको हम भर रहे हैं, जो पहले से बैकलॉग चला रहा है, और हम रेल में जो चीजें हैं, चाहे फिर वो यात्री के लिए हो चाहे फिर कर्मी के लिए हो, उसे बेटर बना रहे हैं। और ऐसे करते हुए उन्होंने रेल की जो एक स्टेटस होता है या फिर जो रेल के काम करने के तरीके होते हैं उसमें जो सुधरता आई है मोदी सरकार में, उसका जिक्र करते हुए आज वो आक्रामक रूप में विपक्ष को लताड़ते हुए नजर आए। आक्रामक रूप में नजर आए। अब अदिति, क्योंकि चूंकि पॉलिटिक्स खूब हो रही है और सदन में इस बार विपक्ष जिस रूप में नजर आ रहा है, मुझे नहीं लगता पिछले 10 सालों में कभी इस तरीके से विपक्ष अपने आप को अख्तियार करके और तैयारी के साथ बैठा कभी भी नजर आया। हमने देखा बजट का मुद्दा हो, ओबीसी का मुद्दा हो या फिर रेल हादसों का मुद्दा हो, विपक्ष इसे बहुत स्ट्रांगली उठा रहा है। लेकिन आज जब अश्विनी वैष्णव का तेवर दिखा और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो क्या कह रही है अदिति? देखिए, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज में पीड़ा भी नजर आई, और एक कहीं ना कहीं आप देखें कि राजनीति अब दूसरी दिशा में जा रही है। जब विपक्ष कुछ कहता है सरकार के लोग आक्रामक नजर आते हैं। आपने अनुराग ठाकुर को आक्रामक देखा, आपने निर्मला सीतारमण जो अक्सर पॉलिटिकल भाषण नहीं देती, शायद क्योंकि हम खुद पार्लियामेंट में रहते हैं, हम देखते हैं कि बीजेपी के नेता ही बोल रहे हैं कि निर्मला जी का इतना अच्छा भाषण रहा पॉलिटिकल। ठीक वैसे ही अश्विनी वैष्णव ब्यूरोक्रेसी बैकग्राउंड से आते हैं, कभी भी इतने पॉलिटिकल नहीं होते। तो अब आपने देखा कि ये जो मैसेज जा रहा है संसद बेहद महत्वपूर्ण है। संसद में उठी हर बात, संसद में बोली गई हर बात, संसद में की गया हर काम देश की नजरों में रहता है। अब जरूरी है कि जब विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष की संख्या बढ़ी है, अब वो लगातार सवाल उठा रहा है, और विपक्ष के लिए सबसे बेहतर, कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है उसके लिए सबसे बेहतर है तो बिना आंकड़ों से सवाल खड़ा कर सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आंकड़ों के साथ उसका जवाब दे। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी आक्रामक है। सरकार हर एक बात को मुद्दा बनाती है, हर एक बात पर आक्रामक नजर आती है। और जब ये बात होती है कि अनुराग ठाकुर बात कर रहे हैं जाति की, राहुल गांधी की, तो सरकार कहती है कि जब राहुल गांधी अखिलेश यादव रोज जाति की बात करते हैं तो अनुराग क्यों नहीं कर सकते। तो आज जो अश्विनी वैष्णव का भाषण था, वो रेल मंत्री बतौर रेल मंत्री अपने पूरे रेल कर्मियों के साथ खड़ा होना 12 लाख, और 2 करोड़ यात्री जो रोज ट्रैवल करते हैं उनके सम्मान के लिए खड़ा होना, और एक साथ ये न दर्शाना कि आप केवल झूठ बोलते हैं, आप केवल सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते हैं, आप उन 2 करोड़ लोगों के लिए भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये ठीक वैसी ही राजनीति है जैसा अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहते हैं कि ये तो डर की राजनीति करती है सरकार, ये तो डराती है, धमकाती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ये बताया जा रहा है कि परोसा जा रहा है या बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूसरी सामने वाली पार्टी है, जैसे बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, राहुल गांधी केवल बरगला रहे हैं, गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, और वही विपक्ष कोशिश कर रही है कि अब ये सरकार गिरने वाली है और ये सरकार के पास दम नहीं है और इस सरकार के हाथ से चीजें अनकंट्रोल हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर प्रेशर टैक्टिक्स की राजनीति शुरू हो चुकी है, जिसमें आज अश्विनी वैष्णव ने जो आज सदन के अंदर जो बात है और सदन के आसपास जो बातें हुई है कि अश्विनी वैष्णव का पहली बार ये रूप देखा और वो विपक्ष पे आक्रामक रहे और विपक्ष को धो डाला। इस तरह की बातें आज सदन से आपको सुनाई देंगी अगर चर्चा में बात निकल कर आ रही है। अदिति, इस बार के सत्र में एक अलग और खास चीज और भी हुई कि जब भी राहुल गांधी बोलने उठे तो ये पहली बार था इन 10 सालों में कि केंद्रीय मंत्रियों को उठना पड़ा और उन्हें चुप कराने के लिए या फिर उन्हें टोकने के लिए। अब आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, आपने अंदाज के बारे में जिक्र किया, अंदाज़े बयां क्या था वो हम सब ने सदन में देखा, फिर वो अनुराग ठाकुर हो या फिर अश्विनी वैष्णव। क्या ये माना जाए कि विपक्षी गठबंधन जो एकजुट हुआ है वो उनका एकजुट होना ये एक प्रमुख वजह है कि बीजेपी को भी अब समझ में आ रहा है, और साथ में जो नंबर गेम इस बार के इलेक्शन में हमें नजर आया, क्या बीजेपी ये समझने लग गई है कि अब राह बीजेपी के लिए इतनी आसान आगे होने वाली नहीं है, खासतौर पे 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी? ये बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि हम जो मंत्री नेता और जो आला कमान से मिलते हैं तो ये बात समझ आती है, परसेप्शन भले ही अभी ऐसा जा रहा है, कहीं ना कहीं राह आसान नजर नहीं आ रही है, और जाहिर तौर पे आंकड़े ही पॉलिटिक्स की आईना है। ऐसे में जो 240 का आंकड़ा सरकार बीजेपी के पास आया है तो ये परसेप्शन बनने लगा है कि अब सरकार कमजोर हो गई है,
अब सरकार के हाथ से चीजें निकल रही हैं। लेकिन जब हम बीजेपी के बड़े नेता के साथ थे तो उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों के नतीजे आपको ये बता देंगे कि विपक्ष का जो ये एजेंडा है, जो ये हिंदुत्व को तोड़ देने वाला या हिंदुत्व के वोट बैंक में सेंधमारी करने वाला, हम उसको खत्म करेंगे। दरअसल लड़ाई है महाराष्ट्र की, झारखंड की, हरियाणा की। सदन में अभी जो कुछ भी बोला जा रहा है वो आप देखेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान वापस दोहराया जाएगा। यानी विपक्ष ये बताएगा कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं, सरकार ओबीसी के लिए कुछ नहीं कर रही, सरकार ने किसान के लिए कुछ नहीं करा। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन की आर्मी को दुरुस्त कर रही है, लोगों को दुरुस्त कर रही है। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश के जो नजारे सामने आए उससे कहीं ना कहीं एक और बार ये मैसेज दिया कि बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। लेकिन ये कह देना कि कमजोर हो गई है ये बहुत जल्दबाजी होगी। अमित शाह की रणनीति, जेपी नड्डा के साथ में काम करना और उसके बाद नरेंद्र मोदी का चेहरा, इसके साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की लड़ाई में आगे निकलना चाहती है इन आगामी चुनाव में। लेकिन सवाल ये उठता है कि संसद से निकला हुआ मैसेज लोग किसका बाय कर रहे हैं, क्या? और कहीं ना कहीं देखिए नरेंद्र मोदी को सब बहुत ही मजबूत नेता मानते आए हैं और उस मजबूती के साथ देखना चाहते हैं, बड़े फैसलों के साथ देखना चाहते हैं। और अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी कुछ बड़े फैसले लेकर नजर आएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी पसंद किए जाते हैं 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी, घर में घुसकर जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में जो जनता है अभी उनसे इंटरेक्शन नरेंद्र मोदी का बढ़ेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही 9 अगस्त को संसद सत्र खत्म होगा, नरेंद्र मोदी का पहले सरकारी और फिर राजनीतिक चुनाव प्रचार शुरू होगा। और ऐसे में अब नरेंद्र मोदी जाकर बात करेंगे। और एक बहुत खास बात मैं आपको बताऊं, जहां हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या बीजेपी को राह आसान नहीं लग रही? बीजेपी तो जो पंचायत के चुनाव हो या पार्षद के चुनाव भी उतनी ही गहनता से काम करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी ने भी 2 चीज अपने संगठन के लोगों को कहा कि मुझे रियलिटी रिपोर्ट जाननी है। उन्होंने संगठन के लोगों से ये कहा है कि मुझे फीडबैक 100% चाहिए। नरेंद्र मोदी को भी ये समझ आ गया है, उनकी टीम को भी समझ आया है कि जो फीडबैक जमीन से आ रहा है वो पूरी तरीके से फिल्टर होकर आ रहा है, यानी कि साफ फीडबैक नहीं आ रहा। चाहे फिर वो अयोध्या की बात कर ले, चाहे फिर वो उनके खुद के बनारस की बात कर ले, देश भर की बात कर ले। तो ऐसी स्थिति में अब नरेंद्र मोदी ने 2 टूक अपनी टीम को कहा है कि जमीन पर जो कुछ भी है मुझे बताओ और उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मेरे तक फीडबैक पूरा पहुंचना चाहिए। तो जहां तक सवाल है बीजेपी का, बीजेपी एक बार फिर अपनी रणनीति के साथ उठ रही है। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होगा। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में उसमें दोनों के लिए ही चुनौती है, चाहे परसेप्शन वाइज राहुल गांधी के लिए चुनौती है कि क्या वो जो मोमेंटम क्रिएट किया है 2024 में वो खड़ा रख पाते हैं। जो अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि 10 जो उपचुनाव है उस पर वो अपना मोमेंटम क्रिएट कर पाते हैं। तो चुनौती सारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और यही वजह है कि सब एक दूसरे पर आक्रामक नजर आ रहे हैं संसद के अंदर। चलिए ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम विश्लेषण के लिए।